हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमन जायसवाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे। हम सीरीज कर रहे हैं, स्पेशल सीरीज चल रही है 3 दिनों के लिए, जिसमें हम एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग ये चेक कर रहे हो कि आपको कितना आता है, जो मैंने अभी तक आपको 2 महीने में पढ़ाया है उसमें से कितनी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आती हैं और क्या आपके वीक पॉइंट्स है, राइट। पिछला सेशन जो हुआ था पार्ट 1, उसमें हमने लगभग 45 क्वेश्चंस किए थे, मिक्सअप थे, जिसमें स्पॉट द एरर था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, सिनोनिम एंटोनिम्स थे, मिसस्पेल्ड वर्ड्स थे और पैराजंबल्ड। आज नेक्स्ट पार्ट है और उसमें हम आगे की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको टाइम मिलेगा 20 सेकेंड्स का हर एक क्वेश्चन से पहले, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि पूरा टाइम आप यूटिलाइज करो, कुछ भी चीजें मिसिंग ना रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहले आप डायरेक्शंस पढ़ लो एक बार कि क्या कह रही हैं डायरेक्शंस, और उसके हिसाब से हम आगे चले। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर। तो एरर की ही बात चल रही है, कुछ नया नहीं है यहां पर, राइट। एरर की ही बात चल रही है, करेक्ट। देखते हैं। Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, then no error is the answer. ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। और आपको मिलेगा कितना टाइम पता है ना, आपको कितना टाइम मिलेगा पता है ना, 20 सेकेंड्स। चलो भाई शुरू हो जाओ। पढ़िए और बताइए कि कहां पर गलती है। देखिएगा तो गलती कहां पर है। सेंटेंस मैंने हमेशा आपको बोला है कि वर्ब से शुरुआत करो। हमेशा शुरुआत कहां से करोगे, वर्ब से। जब वर्ब से शुरुआत होगी तो आपको ये देखना है कि अगर वर्ब प्रेजेंट टेंस में तो आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर रहेगा, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं, वर की बात कर रहे हैं, वर लुकिंग। अब कौन देख रहा है ये भी देख लो, ऑफ, ऑफ देम लिखा है। जब भी ऑफ हो तो हमेशा ध्यान रखना ऑफ के पहली वाली बात होती है मेन सब्जेक्ट, और यहां लिखा है नाइदर। नाइदर के हिसाब से वर्ड ठीक है या नहीं ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बता रखा है कि आइदर और नाइदर दोनों ही, आइदर और नाइदर दोनों ही सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, ठीक है, सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब राइट आंसर है वहां पर वर की जगह पर वॉज आ जाएगा, ठीक है। यहां पर वॉज हो जाना चाहिए, वर नहीं रहेगा। क्लियर है सभी को, हाँ या ना। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पढ़ो और बताओ। देखो ध्यान से, किस बारे में बात चल रही है समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, विल रिड्यूस। अब फ्यूचर है तो आपको वर्ब को, सब्जेक्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या रिड्यूस करेगा, डिपेंडेंसीज ऑन कमर्शियल जर्नल्स एंड देयर नेगेटिव इंपैक्ट। मुझे यहां पर एक बात बड़ी अटपटी सी लग रही है कि ये जो भी है वो रिड्यूस कर देगा। क्या रिड्यूस करेगा, डिपेंडेंसीज। किस बात पे, कमर्शियल जर्नल्स पे। और यहां समझ में आ गई, ये देयर का क्या काम है, देयर नेगेटिव इंपैक्ट ऑन रिसर्च। एक बात अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर जो भी कुछ आना चाह रहा है वो इसको रिलेट कर रहा है, यानी पॉजिटिव केस में आना चाह रहा है, हाँ या ना। तो क्या यहां पे ये THER होगा या फिर THEIR होना चाहिए। दोनों में क्या फर्क है, देयर है पॉजिटिव केस, करेक्ट, ये है पॉजिटिव केस, जबकि ये वाला देयर है जिसका मतलब होता है वहां, और ये अपोजिट है हेयर का, और हेयर का मतलब होता है यहां। बात समझ आई सभी को, हाँ या ना। तो बस राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन में यहां पर THEIR होना चाहिए। बात समझ आ गई सभी को। देयर नेगेटिव इंपैक्ट, कि उनका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो भी खत्म हो जाएगा, डिपेंडेंसीज खत्म होंगी और नेगेटिव इंपैक्ट भी खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 सेकेंड्स का टाइम लीजिए और आंसर दीजिए। देखा जाए
सबसे पहले वर्ब को पता कर लगाओ, वर्ब कहां पर है, बिलीव्ड लिखा है। पास्ट में तो सब्जेक्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है, प्लूरल हो सिंगुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट सो सोसाइटीज क्रिएट द बेस्ट कंडीशंस फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड सोशल इंप्रूवमेंट। अब मुझे एक बात आप बताइए, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, ही, वो बिलीव करता है क्या, सो सोसाइटीज, ये सो किसके लिए आ रहा है, सोसाइटीज के लिए आ रहा है। और क्या इस तरह का कभी भी आपने कोई कंटेक्स्ट देखा है कि सो सोसाइटीज हो, तो सो तो नहीं होना चाहिए ना, यहां पर गड़बड़ी तो हमें समझ में आ गई पहले पार्ट में ही है, तो क्या होगा, सो गलत है, यहां पर आना चाहिए सच सोसाइटीज, और इसका मतलब क्या है, ऐसी सोसाइटीज। ठीक है, सच सोसाइटीज। सच क्या काम कर रहा है यहां पर, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिटरमाइन करने का काम कर रहा है। ठीक है, और किस तरीके का पता है ना आपको, बताओ भाई, एम्फेसिस या कुछ और, आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहां पर सच जो है वर्ड, ये किस तरह से काम कर रहा है, इसका लॉजिक क्या बन रहा है। तो यहां पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सो सोसाइटीज की जगह पर सच आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बीस सेकेंड का टाइम जरूर लेना सब सॉल्व करने से पहले, ठीक है, और कोशिश करना इतने ही टाइम में आप लोग इस चीज को कर लो। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यहां देखो इज लिखा है, क्यों, क्योंकि यहां पॉइंट लिखा है, यानी ये भी सही है ये भी सही है। दैट ह्यूमंस डज नॉट, मिल गया आंसर। यहां लिखा है ह्यूमंस, ये है प्लूरल, और डज लिखा है ये है सिंगुलर, तो पी के साथ पी ही होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। आपको बहुत अच्छे से एक बात पता है कि नाउन के लास्ट में अगर एस या ई एस लगता है तो ये बन जाता है प्लूरल, राइट, ये प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर वर्ब के लास्ट में एस या ई एस लगा दो तो ये बनता है सिंगुलर, और इस बात को आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो डू लिखा था, एस ई एस नहीं है तो डू होता है प्लूरल, इसके लास्ट में एस ई एस लगा दोगे तो ये बन जाएगा सिंगुलर। सब्जेक्ट है ह्यूमंस, प्लूरल, तो फिर यहां पर डू नहीं आना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, डू नॉट। बात समझ आई, बात समझ आई, हाँ या ना। आई होप ये सारी बातें आप लोग लिख रहे होंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं उसको नोट करते चलो और इसको रिवाइज करते चलो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पर आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक योर टाइम, बताइए। क्या लिखा है मंडे, ये 20 सेकेंड्स, क्या किसकी बात कर रहे हैं, यहां लिखा है इमर्ज, ये है वर्ब। अब ये वर्ब किसके हिसाब से आया, इट, इट क्या है, सिंगुलर। अब आपको पता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही होना चाहिए, हाँ या ना। अब आप ध्यान से देखो, क्या वर्ब सिंगुलर है, इमर्ज लिखा है, ये होना चाहिए इमर्जेस। ठीक है, क्या होना चाहिए, इमर्जेस, और ये किसकी बात कर रहे हैं, इट की, तो इट इमर्जेस। आई होप इट इज क्लियर, इट इमर्जेस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आंसर पहले पार्ट में ही गलती थी, आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल है ना भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बात खत्म। नेक्स्ट देखिए और आंसर दीजिए। हो गए 20 सेकेंड्स। सबसे पहला काम वर्ब को पकड़ो, तो वर्ब कहां पर है, यहां लिखा है इज, ये है वर्ब। अब आप ध्यान से देखो, सब्जेक्ट क्या है, यहां लिखा है वन ऑफ द, तो हमेशा ध्यान रखना ये बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी वन ऑफ द हो तो इसके बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, ये तो हमेशा प्लूरल ही होगा। लेकिन जो वर्ब आप यूज करोगे, ये वर्ब आएगी ऑफ के पहले वाले शब्द के बाद हिसाब से, ऑफ के पहले वाले शब्द के हिसाब से। अगर यहां पर वन है तो यहां पर वर्ब आएगी सिंगुलर, अगर यहां पर 2 3 होता तो वहां पर प्लूरल हो जाता, ये बात आप सब लोग जानते हो। अब देखो क्या लिखा है, इज लिखा है और यहां पर वन लिखा है, मतलब वो इज ठीक है और ये वन भी ठीक है। ऑफ द ग्रेट, यहां लिखा है चैलेंज, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, यहां पर चैलेंज होना चाहिए या चैलेंजेस होना चाहिए। बात समझ आ गई ना, क्लियर, चैलेंजेस। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट
चलो चेक कर लेते हैं किसके बारे में बात करें। इज लिखा है, किसके हिसाब से आया? मैनेजर के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। द मैनेजर इज प्लीज्ड टू सैंक्शन वन स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज विद दिस मंथ। ठीक है, अब समझना, यहां पर इज लिखा है मैनेजर के हिसाब से, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये भी ठीक है ये भी ठीक है, प्लेस्ड भी ठीक है। टू सैंक्शन, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है वो भी ठीक है। वन स्पेशल इंक्रीमेंट, एक स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज विद दिस मंथ। अब ध्यान से समझना, यहां पर विद दिस मंथ होना चाहिए कि कुछ और होना चाहिए? भाई विद दिस मंथ का तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, इस महीने के साथ क्या कोई मतलब बन रहा है? कोई मतलब नहीं, तो गलती तो ऑप्शन नंबर 3 में ही है। अब क्या दिक्कत है कि भाई इन दिस मंथ भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर ध्यान से अगर देखो इंक्रीमेंट की बात हो रही है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी महीने में हो, अगर इस महीने में हो रहा है तो आगे भी तो होगा, तो यहां पर आना चाहिए फ्रॉम दिस मंथ। तो प्रीपोजिशन का एरर था यहां पर, इट शुड नॉट बी विद दिस मंथ, इट शुड बी फ्रॉम दिस मंथ। बात समझ में आई? सबको क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं पेपर में, आपको बस अपना लॉजिक करेक्ट रखना है। आंसर देखा जाए तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, वट एवर वर्क दैट विच यू अंडरटेक पुट योर बेस्ट एफर्ट। आपको ये एरर बड़े अच्छे से, बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा एरर था ये, बहुत सिंपल सा। क्या लिखा है यहाँ पर? दैट भी लिखा है और विच भी लिखा है, करेक्ट? हाँ है ना? तो भैया या तो दैट आता है या विच आता है, दोनों शब्द एक साथ तो नहीं आते, ये बात तो हमको पता है। इसका मतलब आंसर तो हो गया सेकंड वाला, लेकिन गलती क्या है ये भी आपको पता रहना चाहिए। मेरी बात समझ लेना, गलती क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्कस किया जाए। देखो सबसे पहले कि विच का यूज हम करते हैं नॉन पर्सन चीजों के लिए, यानी थिंग्स के लिए, थिंग्स के लिए। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं वॉट एवर के बारे में। अच्छा, दैट का यूज हम दोनों के लिए कर सकते हैं, यूजुअली लोगों के लिए करते हैं रिलेटिव के केस में। तो मेरी बात, एक बात ध्यान से समझना, अगर वॉट एवर लिखा है तो वॉट एवर के बाद में दैट भी नहीं आएगा, विच भी नहीं आएगा, और दैट विच तो बिल्कुल भी एक साथ कहीं पर भी नहीं आएगा। दैट विच तो एक साथ कहीं पर भी नहीं आता है। तो फिर आप क्या करोगे, यहां से ये हटा दोगे और सिर्फ एक कॉमा लगा दोगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि व्हाटएवर के बाद में आपको दैट या विच कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये पार्ट हटा करके सिर्फ इतना कर देंगे, व्हाटएवर वर्क, और एक कॉमा लग जाएगा यहां पर, ये हटा करके कॉमा लग जाएगा, यू अंडरटेक, जो भी तुम अंडरटेक करते हो उसका अपना बेस्ट एफर्ट दो। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, देखा जाए, समझिएगा। सेम लॉजिक है, कुछ नया तो है नहीं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट, ये दैट किसके हिसाब से आ रहा है? इसके हिसाब से। तो यहां पर जो वर्ब आनी चाहिए वो हैव नहीं, हैज नहीं होगी, हैव होगी। बात समझ आ गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ध्यान रखना, अगर वन ऑफ द हो तो नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो तो प्लूरल रहेगा, लेकिन जो भी वर्ब आएगा ये आएगा किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। एक कंडीशन तो ये हो गई, ध्यान रहेगी ना आप लोगों को? ये बात याद रहेगी ना? जल्दी बता दो यार। याद रहेगी ना ये बात? समझना, ये दो सिचुएशंस बनती हैं, समझिएगा। एक तो वन ऑफ द के बाद में नाउन या प्रोनाउन, ये एनपी का मतलब क्या है? नाउन या प्रोनाउन, जो भी होगी प्लूरल होगी, और वर्ब किसके हिसाब से आएगी? इसके हिसाब से आएगी। लेकिन अगर, यहां पर बड़े ध्यान से समझना, अगर ये नाउन या प्रोनाउन जो भी हो,
अगर इसके बाद में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो वर्ब आप यूज करोगे, दैट द वर्ब दैट यू आर यूजिंग हियर, वो आएगी इस रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से, और ये रिलेटिव प्रोनाउन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और ये बात है प्लूरल। अगर ये बात प्लूरल है मतलब रिलेटिव प्रोनाउन भी तो बनी प्लूरल, अगर ये प्लूरल बना तो मतलब ये भी तो बनेगा प्लूरल ही। बात समझ आई सभी लोगों को? ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रिलेटिव प्रोनाउन में इसी पॉइंट पे होता है और कहीं नहीं होता है, तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब ध्यान से देखो, यहां ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, दैट लिखा है, दैट किसके हिसाब से आएगा, नॉवेल्स के हिसाब से, तो नॉवेल्स के हिसाब से यहां पर हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। क्लियर है ना सभी को? याद रखेंगे ना ये बातें? नेक्स्ट बताओ। देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर क्वाइट अ फ्यू बाइनरीज बाय विच यू कैन डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो भैया ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप बताइए कि क्या लग रहा है। देखो देयर लिखा है, आर लिखा है, देयर या हेयर से जब कोई सेंटेंस शुरू हो तो आप देखो उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि फिर उसके बाद में वर्ब आती है और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। अगर हेयर या देयर से शुरुआत हो, ये आर आएगा बाइनरीज के हिसाब से, और ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्लूरल है तो अ फ्यू भी प्लूरल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय विच भी ठीक है। यू कैन डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसका मतलब पूरा सेंटेंस ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? यस और नो करके बता दो भाई, यस और नो करके बताते रहना हर एक चीज को, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या करना है आपको। ब्रैकेटेड पार्ट दिए हुए हैं यहां पर, और आपको क्या करना है उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही करने हैं, और तो कुछ करना नहीं होगा। करेक्ट आया ना? चलो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए, आंसर देना शुरू कर दीजिए। चलो चेक किया जाए तो देखो, कमल इज एंड विल डू हिज वर्क सिंसियरली। अब देखना, फॉरएवर यानी वो करता है और अच्छे से करेगा, तो आपको पता है स्ट्रक्चर पैरेलल होना चाहिए। इज, क्या वहां पे डू लिखा है या डूइंग लिखा है, तो इज डन तो बिल्कुल नहीं होगा, एंड विल डू तो होगा, विल डू तो होगा, विल बी डूइंग होता तो हम मान लेते, और नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा, तो बस ये बचा इज डूइंग एंड विल डू, कि वो कर रहा है और अच्छे से करेगा, बात ही खत्म होगी। तो हमने इसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बेसिस पे दे दिया। भाई देखो इसके साथ में डन आ तो सकता है, लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अच्छा, विल या शैल के साथ जब तक बी नहीं आएगा तब तक आईएनजी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये ग्रामर ही गलत थी, और वो जो लिखा है वो गलत ही था, तो सेकेंड ऑप्शन ही बनेगा करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट देखा जाए किसकी बात कर रहे हैं, हैव बिन, किसकी, चिल्ड्रन, एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर गिफ्ट। तो भैया क्या अ लॉट मोर होता है? हाँ हो सकता है, लेकिन हमको करेक्ट कहां करना है वो देख लो। करेक्ट क्या करना है हमको, डजंट दे। तो भाई डजंट के साथ में ही तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप देखो क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग में आपको तीन बातें ध्यान रखनी होती है, इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव होगा, वाइस वर्सा, इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव होगा। इसके अलावा टेंस नहीं बदलना चाहिए, यानी कि टेंस सेम रहेगा, जो टेंस इधर है वही टेंस उधर रहेगा। इधर लिखा है हैव, यानी उधर भी आएगा हैव। दूसरा, सब्जेक्ट बदलेगा नहीं, और सब्जेक्ट के हिसाब से आप प्रोनाउन लगाते हो। चिल्ड्रन है प्लूरल, तो प्रोनाउन में दे आएगा, इसका मतलब, अच्छा एक बात, हैज के साथ में दे आता है, नहीं आता है। डोंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर टेंस है परफेक्ट, तो ये गलत हो गया। हैवंट दे हो जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव है, यही आंसर बनेगा, डजंट नहीं होगा।
एक बच्चे की बात थोड़ी ना हो रही है, ज्यादा की हो रही है, हाँ या ना। नेक्स्ट, देखो ध्यान से, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, यहां पर आपको वोकैबुलरी को, आपका वोकैबुलरी का काम आएगा, ये वोकैबुलरी काम आएगी। द स्टेटमेंट लॉजिकली इन्फर्स अ सर्टेन कंक्लूजन, तो जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकली कुछ इन्फर करता है, बात समझिएगा। सर्टेन, अब यहां समझना, इन्फर आएगा क्या, इन्फर्स टू नहीं होता है, पहली बात, इंप्लाइज होगा या इंप्लाइज टू होगा। क्या इंप्लाइज के बाद में टू या इन्फर के बाद में टू आने की जरूरत है, यहां पर टू की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वर्ब है, और वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पहले आ सकता है। तो द स्टेटमेंट लॉजिकली इंप्लाइज अ सर्टेन कंक्लूजन होगा। तो भाई एक बात समझना, इन्फर का मतलब होता है अंदाजा लगाना, इन्फर का मतलब होता है अंदाजा लगाना, डिड्यूस करना पॉइंट्स को, डिड्यूस करना फैक्ट्स को। लेकिन इंप्लाइज मतलब जिसको हम बोलते हैं सहित है, निहित है। तो ये जो स्टेटमेंट आया है उसमें दूसरी बात निहित है, वही बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। वोकैबुलरी वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा आसान नहीं होता, हमेशा मुश्किल नहीं होता, मिक्सअप होता है आंसर। देखा जाए, समझिएगा क्या लिखा है, आर नॉट अग्री। आपको एक बात अच्छे से पता है कि इज एम आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, करेक्ट। यहां पर आईएनजी तो नहीं है, लेकिन अग्री एक ऐसा शब्द है जिसको आप आईएनजी में लिख ही नहीं सकते, तो अग्रीइंग तो बिल्कुल नहीं होगा। डज होगा, यहां पेरेंट्स है प्लूरल, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए था, डू होना चाहिए था, डज नहीं होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दूसरी बात, आर नॉट अग्री गलत है, यानी कि ये भी गलत हो गया, तो डू नॉट अग्री हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखना था, करेक्ट। आगे देख लेते हैं, आंसर दो। देखिए समझते हैं इस पॉइंट को, क्या कह रहा है। द मैन सॉ अ हॉरिबल ड्रीम, तो भैया हॉरिबल ड्रीम, डरावने सपने तो आपको भी आते होंगे, कभी ना कभी तो आए होंगे, करेक्ट। यही पार्ट आपको करेक्ट करना है। तो एक बात तो देखो, हैड अ हॉरिबल ड्रीम हो सकता है, लेकिन हॉरिबल नाइटमेयर नहीं होता, क्योंकि नाइटमेयर का खुद में मतलब होता है डरावना सपना। हॉरिबल ड्रीम, इसका खुद में मीनिंग यही होता है। तो या तो ये बात लिखोगे या तो ये बात लिखोगे, दोनों नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो गया, करेक्ट। हॉरिबल ड्रीम हो सकता है, सौ गलत नहीं कर सकते, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, देखेंगे। अच्छा, अब हैड अ हॉरिबल ड्रीम, अब मेरी एक बात बताओ, जब x इज इक्वल टू वाई, बात समझिएगा, जब x इज इक्वल टू वाई, तो फिर चाहे ये बात लिख दो चाहे ये बात लिख दो, दोनों में से कुछ भी सही हो जाएगी। और आप जानते हो जब एक बड़ी बात को छोटी बात बना करके लिखा जा सकता है, तो बड़ी बात क्यों लिखना। इसका मतलब हम हॉरिबल ड्रीम को कंसीडर नहीं करेंगे, इसका मतलब हमें फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, और हॉरिबल नाइटमेयर तो वैसे ही गलत हो गया, हैड अ हॉरिबल ड्रीम भी गलत हो गया, तो सॉ और नाइटमेयर हो जाएगा। बात समझ आई, ठीक है ना। जितना चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम यही करेंगे पेपर में, अपनी भाषा को आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो वो करना पड़ेगा, इसी को आप करेक्शन बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट, देखा जाए किस बारे में बात हो रही है, समझिएगा। वी डोंट थिंक दैट दिस न्यूज चैनल डिजर्व्स, किसकी बात कर रहे हैं ये देख लो पहले, डिजर्व्स आ गया यहाँ पर, ईएस लग गया, न्यूज चैनल सिंगुलर है अगर, तो यहां भी सिंगुलर रहेगा, मतलब डिजर्व्स तो ठीक है, डिजर्व तो नहीं होगा, ठीक है। डिजर्व्स होगा, डिजर्व्स होगा, तो ये बीसीडी में से कुछ भी हो सकता है। टू वॉच, आप देखो डिजर्व्स टू वॉच, तो भाई चैनल खुद कुछ देखेगा या चैनल को कोई देखेगा, मतलब यहां पर काम करने वाला चैनल है या चैनल सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो आप देखो सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन,
तो चैनल यहां पर कुछ काम नहीं कर रहा है, चैनल यहां पर एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर टू बी, पहली बात टू बी वॉचिंग नहीं होगा, टू बी वॉच हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यस और नो बोलो। समझ में आ रहा है ना कि ये चैनल को देखा जाना चाहिए, मतलब तुम लोग इस चैनल को देखो, ये चैनल थोड़ी ना किसी को देखेगा। बस इतनी सी बात थी। स्ट्रक्चर पैसिव है तो ये रहेगा सेकंड ऑप्शन। आगे देखो, यू मस्ट रिमेंबर मीटिंग द मैनेजर टुमारो। कल है मीटिंग, तो आपको क्या बताना है? देखा जाए, समझिएगा। यू मस्ट रिमेंबर, यहां लिखा है मीटिंग, मीटिंग में लिखा है आईएनजी। ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से समझो। तुम्हें याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए ये समझो। मीट, सिंपल मीट तो नहीं होगा, टू हैव मेट नहीं होगा, क्योंकि कल की बात हो रही तो पास्ट की बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो टू मीट ही रह सकता है, ये भी नहीं होगा। हाँ है ना, क्लियर है ना? तो यू मस्ट रिमेंबर टू मीट द मैनेजर टुमारो, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, देखिए, देखा जाए किसके बात कर रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है? माइग्रेटरी। तो माइग्रेटरी तो वो होते हैं जो एक सीजन से दूसरे सीजन में कहीं और चले जाएं, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, माइग्रेट करते हैं। वो क्या होता है, जैसे कि मान लो इंडिया में मौसम अच्छा है, अनुकूल है, तो वो लोग अफ्रीका से उड़ करके यहाँ आ गए, पक्षी लोग। जब इंडिया में मौसम प्रतिकूल रहा, अच्छा नहीं रहा, ठीक है, तो वो अफ्रीका में वापस चले गए, तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। अपनी जरूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना कुछ टाइम के लिए। तो माइग्रेटरी तो नहीं होगा, ये रहेगा, नो इंप्रूवमेंट तो हट गया, क्योंकि सिटीजन है फ्रॉम अनदर कंट्री। अब वो दूसरे देशों से है तो एमिग्रेंट तो होगा नहीं। बात समझ आई? एमिग्रेंट तो होगा नहीं, क्योंकि एमिग्रेंट का मतलब होता है बाहर जाने वाला, बाहर से आने वाले को आप बोलते हो इमिग्रेंट, और आइटिनरेंट होता है वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बात समझ आ रही है ना? आइटिनरेंट का मतलब होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह भटकने को बोलते हैं आइटिनरेंट। तो इमिग्रेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर बनेगा इमिग्रेंट। ठीक है, तो इमिग्रेंट हम किसको बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति काम धंधे के लिए दूसरे देश से आकर के हमारे देश में बस जाए, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट शुरू हो जाइए, बताइए। चेक किया जाए, समझिएगा बात को, किसके बारे में बात करें। ही हैड हिज लंच व्हेन शी वेंट टू हिज होम। जब वो उसके घर पे गई तो उससे पहले वो कुछ कर चुका था। ही वुड हैव टेकन, तो ये तो नहीं होगा, वुड हैव टेकन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, करेक्ट। दूसरा, ही हैड हैव नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये नहीं होगा, और नो करेक्शन होगा नहीं। मेरी बात समझना, दो काम हो रहे हैं, एक तो घर जाने वाला काम, एक तो हो रहा है घर जाना, और दूसरा क्या हो रहा है? लंच करना, राइट, लंच करना। आप मुझे बताओ कि दोनों में से पहले कौन सा काम हो रहा है। मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है, जब दो काम पास्ट में हो, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, जब दो काम पास्ट में हो, मान लो कि घर गए 5 बजे और लंच किया 4 बजे, 4 बजे, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब दो काम पास्ट में हो तो जो काम पहले होता है उसको हम परफेक्ट कंडीशन में लिखते हैं, तो ये होगा परफेक्ट पास्ट। यानी कि जो काम पहले हो उसको पास्ट परफेक्ट में लिखोगे। आप बताओ, घर पहले गए कि खाना खाया, तो आपने कहा खाना पहले खाया, इसका मतलब ये होना चाहिए हैड, और यहां पर होना चाहिए V2। वहां तो V2 है,
यहां पर हैड तो आएगा ही आएगा, हैड यहां पर है, ये हैव नहीं होगा क्योंकि वो प्रेजेंट की बात बता रहा है, वुड में हैड नहीं था तो बस यही आंसर बचा, राइट। ठीक है, और दूसरी बात यहां पे जो दूसरा हैड है इसका मतलब है टेकन, इसका मतलब है टेकन, तो एक साथ आप हैज हैड, हैव हैड, हैड को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, मैनी अ कैंडिडेट लिखा है, मैनी अ कैंडिडेट, तो क्या मैनी अ करके कुछ होता है? बिल्कुल होता है। वेलकम, इसमें आपको कुछ कर नहीं सकते, तो मैनी अ लिखा है तो कैंडिडेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलत हो गया, अ के साथ में प्लूरल तो नहीं आता। मैनी कैंडिडेट, अगर मैनी लिखा है तो ये प्लूरल होना चाहिए था, मतलब ये भी गलत हो गया। अब अ के साथ में कैंडिडेट लिखा है, अ मैनी कैंडिडेट, ये फ्रेज गलत है, अ मैनी नहीं होता है, अ ग्रेट मैनी होता है, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैनी अ अगर लिखा है मैनी अ स्टूडेंट तो इट इज इक्वल टू मैनी स्टूडेंट्स। क्या ये बात सबको समझ में आई? मैनी स्टूडेंट्स, यस और नो, क्लियर है ना? ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अब आपने क्या काम करना है भाई, अगले 5 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स का काम करना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। फिर आप लोग अपना स्कोर चेक कर रहे हो कि नहीं? चेक किया जाए, बड़े ध्यान से समझना। यहां पर आपको क्या करना है, ब्लैंक से ठीक पहले देखना है, एन एप्पल, शुड, इज, शैल, कैन, तो बड़े ध्यान से समझना। टेंस पास्ट का है, उसको बदल नहीं सकते, अगर ये पास्ट है बदल नहीं सकते तो इज और शैल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, हट जाएगा, बात पास्ट की होगी। कैन की बात नहीं होगी, कैन नॉट बी पिक्ड वाइल इट इज ग्रीन, करेक्ट। जब ये हरा है तो कैन नॉट बी, ऐसा तो नहीं कर तो सकते हैं, ये एबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहां पर हम एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वहां पर सिचुएशन की, तो शुड नॉट बी प्लग्ड हो जाएगा, है ना। मतलब जब वो हरा हो तो उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट। चेक किया जाए, अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट। अब समझना, कह रहा है कि तुम्हारे मुंह में बहुत सारे दांत नहीं बचे हैं, बहुत सारे नहीं है, क्लियर, लेकिन यू हैव, जो भी तुम्हारे पास है, अगर जो भी है तो वेरी फ्यू तो नहीं आएगा और एन फ्यू तो बिल्कुल नहीं होगा। अ फ्यू और द फ्यू, बताओ जल्दी से, अ फ्यू या द फ्यू? सभी को पता है इसका आंसर, अ फ्यू होगा या द फ्यू होगा, सभी लोग जानते हैं। तो भैया बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन जो भी है, जो भी है मतलब द फ्यू, अ फ्यू नहीं आएगा, क्योंकि अ फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल, नेगेटिव कंडीशन में आता है, अ फ्यू मतलब नेगेटिव, नॉट मच या फिर हार्डली एनी। और सेंटेंस कह रहा है कि जो भी तुम्हारे अंदर है, जो भी तुम्हारे मुंह में है उस सब, तो जो भी है उतना सब मतलब द फ्यू, बहुत बार पढ़ा रखा है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखा जाए क्या लिखा हुआ है। आई कैन ऑलवेज टेल वेन माई फ्रेंड इज लिखा है, इज लाइंग, लेन, लाई, ले, तो देखो ये और ये तो नहीं होगा, और यहां क्या बात कर रहा है, बाइट्स हर लिप, हम झूठ बोलने की बात कर रहे हैं, लेन नहीं होगा यहां पर, राइट आंसर ये वाला, करेक्ट, हाँ या ना। बात समझ में आई? अब समझना यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है। तो एक शब्द होता है लाई,
लाई मतलब होता है झूठ बोलना, राइट, झूठ बोलना। और जब झूठ बोलना होता है तो ये बनता है लाइड और लाइड, यानी V2 भी यही रहेगा, V3 भी यही रहेगा। करेक्ट हाँ या ना, बताओ भाई, क्लियर? अच्छा, एक होता है लाई, मतलब कुछ लेटना या लिटाना, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका पास्ट फॉर्म बनता है ले या लेन, ऐसे करके बनता है, ठीक है? तो आपको ये सब बताना है कि क्या कंडीशन होती है। और एक शब्द होता है ले, जिसका पास्ट बनता है लेड, लेड, LAID, और ये भी बनता है LAID। दोनों में क्या फर्क है? लाए और ले में क्या फर्क है आप बताओ। अच्छा चलो मैं ही बताता हूं। एक का मतलब होता है लेटना या खुद गिर जाना, लेटना, हाँ या ना, और एक का मतलब होता है लिटाना या कुछ रखना। तो आप मुझे बताओ कि लाई का मतलब क्या होता है और ले का मतलब क्या होता है। लिटाने वाला कौन सा है और लेटने वाला कौन सा, मतलब कौन सा काम अपने आप होने वाला है और कौन सा खुद करने वाला है, बस ये फर्क है। तो यहां पर तो लाइंग हो जाएगा, क्योंकि इज लिखा है तो लाइंग ही आना चाहिए। करेक्ट, नेक्स्ट। देखा जाए, विल लिखा है, विल के बाद में ब्लैंक है, तो आपको ये देखना है इसके पहले क्या है। विल के बाद हैज तो आएगा नहीं, हैड नहीं आएगा। करेक्ट, वी विल तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो वी विल हैव हो जाएगा, बात खत्म। वी विल हैव रेड एटलीस्ट हाफ ऑफ द नॉवेल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक हम एटलीस्ट हाफ तो पढ़ ही लेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये देखना था, हाँ या ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बता दो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बताइए आंसर। देखा जाए किस बारे में बात हो रही है, चलो समझते हैं। क्या लिखा है? डैश few cities in the country have national highways and so the transportation is quite slow here। स्लो है मतलब सेंटेंस में कुछ नेगेटिविटी है। अगर नेगेटिविटी है तो पहली बात मच फ्यू तो होता नहीं है, वेरी फ्यू हो सकता है। करेक्ट, अ फ्यू होगा या द फ्यू होगा। अच्छा मैंने आपको एक बात बता, सॉरी एक चीज ध्यान रखना, यहां पर एक पॉइंट मुझे अभी याद आया। मैंने अभी एक क्वेश्चन आया था ना, अ फ्यू द फ्यू वाला, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, अभी अभी मैंने एक चीज रिलेट करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक अ फ्यू द फ्यू वाला दांत वाला आया था ना, दांत वाला क्वेश्चन एक आया था। ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं थोड़ा सा गलत बता गया आपको, कोई बात नहीं, मैं अभी करेक्ट करता हूं। हाँ ये वाला समझिएगा, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया है, मतलब मैं कुछ दूसरी बात लिंक कर गया, समझना। अ फ्यू जो होता है पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में होता है, मेरे भाई लोग ध्यान रखना। फ्यू होता है नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। ये जो मीनिंग है ये फ्यू का है, अ फ्यू का नहीं है, मैं थोड़ा सा मिस कर गया चीज को। ये होता है अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब होता है सम, ठीक है। अ फ्यू पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में आता है, ये नेगेटिव में था, लेकिन अ फ्यू को आप पॉजिटिव में यूज करते हो, मतलब इसका होता है सम या थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत जिसको कई बार आप कहते हो। बात समझ आ रही है ना सभी को, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेरे से थोड़ा मतलब
पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है, ध्यान रखिएगा। फ्यू नेगेटिव जिसका मतलब नॉट मच, हार्डली एनी। अ फ्यू पॉजिटिव थोड़ा, सम बहुत, सम थोड़ा बहुत या फिर सम। द फ्यू मतलब जितना है उतना सारा। सेम चीज होती है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है। तो ये चीज मैंने अभी अभी बिल्कुल नोटिस किया। ये आगे कैसे निकल गया क्वेश्चन, बताइए। तो अ फ्यू सिटीज इन द कंट्री हैव, यहां लिखा है स्लो हेयर। स्लो मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की बात हो रही है। अगर नेगेटिविटी की बात हो रही है तो भैया सेंटेंस में भी उसी हिसाब से आनी चाहिए चीजें। द फ्यू सिटीज इन द कंट्री हैव नेशनल हाईवेज एंड सो, तो द फ्यू तो नहीं होगा, वेरी फ्यू होगा या अ फ्यू होगा, आप लोग मुझे बताइए। वेरी फ्यू होगा या अ फ्यू होगा? तो आप सब लोग जानते हो वेरी फ्यू हम इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलते हैं, अ फ्यू बोलेंगे कि थोड़े बहुत ऐसे सिटीज हैं जो जहां पर हाईवेज अभी भी नहीं है, इसलिए वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, ये हो गया था। अच्छा, अब क्या करना है? सिमिलर इन मीनिंग, सिनोनिम बताना है। पढ़िए, बताइए। देखा जाए, समझिएगा किस बारे में बात कर रहे हैं, समझिएगा इस चीज को। सिनिस्टर लिखा है, सिन लिखा है, सिन का मतलब होता है पाप, तो ये कुछ ना कुछ नेगेटिव शब्द तो है, इतनी बात तो क्लियर हो गई, हाँ या ना। सिनिस्टर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव हो गया। सिनिस्टर होता है इविल, विक्ड, ठीक है, या फिर वन हु थ्रेटन्स, जो डराता है, आपको धमकाता है, पापी। वन हु पिएटन्स, जो आपको डराए या धमकाए, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बताना है। लेजी तो नहीं बनेगा, लेजी के लिए आप एक शब्द और यूज कर सकते हो, लेथार्जिक, और आप कह सकते हो टोरपोर, और बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंडोलेंट, ठीक है। विक्ड होगा इसका राइट आंसर, आप सभी को पता है। एथलेटिक तो आपको पता है, एक्टिव बंदा होता है। स्टेडी मतलब स्टेबल, स्टेडी मतलब स्टेबल, बात समझ में आ गई। या फिर फर्म, ठीक है। तो राइट आंसर आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ठीक किया जाए, देखो ध्यान से। यहां लिखा है डिप्लोमैट, तो डिप्लोमैट क्या होता है आप लोगों को पता ना। जैसे कि इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव दूसरे देश में अगर जाए तो वो डिप्लोमैट्स ही तो होते हैं। तो रेफ्यूजी तो होगा नहीं, एम्बेसडर ही हो सकता है, कॉन्टेम्परेरी नहीं होगा, क्रिटिक नहीं होगा। क्रिटिक मतलब क्रिटिसाइज करने वाला होता है। अच्छा, कंटेम्परेरी बोलते हैं समकालीन, समकालीन, ठीक है ना। रेफ्यूजी तो आपको पता है जो दूसरे देश से भाग करके आते हैं, इसको शरणार्थी कहते हैं, राइट, शरणार्थी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, देखा जाए, समझिएगा क्या बात हो रही है, समझिएगा। शब्द लिखा है वेव, ये वेव का क्या मतलब है? एक तो होता है वेव, उससे कंफ्यूज मत होना, इस वेव का मतलब होता है लहर, लेकिन यहां पर लहर की बात नहीं हो रही है। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, विंड मतलब हवा, ट्रबल मतलब परेशान करना, एनॉय करना या डिस्टर्ब करना, परटर्ब, करेक्ट। वेव होता है माफ कर देना। कैसा माफ कर देना? कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भैया मेरा इतना सारा बिल आ गया है, इसमें से थोड़ा कुछ एडजस्ट करा दो, बिना मतलब के चार्जेस लग के आए हैं। जैसे कि मान लो आपका कोई बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में अगर आपने ट्रांजैक्शंस नहीं की हुई, बैंक क्या बोलता है कि अगर आप बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है, तो आपको कम से कम 10,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ बैंक्स में होता है, जैसे HDFC या एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में 10,000 रुपए कम से कम होने चाहिए, ठीक है।
तो बैंक कहता है कि अगर आपका 10,000 से कम हुआ तो हम इसको इनएक्टिव मान लेंगे और इसमें चार्जेस लगा देंगे। तो मान लो आपने 3 महीने तक कुछ नहीं किया तो चार्जेस लगे 500 रुपए हर महीने के, 1500 रुपए हो गए। तो चौथे महीने आप ब्रांच मैनेजर से बोलते हो भैया 1500 बहुत ज्यादा है, थोड़ा कुछ कम करा दो यार। उसने कहा अच्छा एक काम करो 700 रुपए हटा के 800 रुपए कर दो, बाकी मैं कैंसिल करा देता हूँ। तो ये जो कैंसिल हुआ ये क्या हुआ, वेव ऑफ हो गया। क्या हुआ, वेव ऑफ। तो इसको हम बोलते हैं डिसरिगार्ड या फिर रिजेक्ट। डिसरिगार्ड या फिर कई बार हम एक और वर्ड का यूज करते हैं, टैक्स इवेड करना, इवेड करना, अवॉइड करना। बात समझ आ गया। तो वेव ऑफ का मतलब वही कॉन्टेक्स्ट होता है, सेम मीनिंग होता है फोरगो का। फोरगो का भी सेम मतलब होता है क्या, गिव अप। ठीक है, गिव अप होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं सुपरसीड। सुपरसीड पढ़ा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सा शब्द है। आप लोग पहले अपने अपने आंसर बता दो। पहले तो आप ही लोग अपने अपने आंसर्स बता दीजिए, फिर हम देख लेते हैं, देखा जाए, समझना। सुपरसीड का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना, रिप्लेस द ओल्ड वन विद द न्यू वन। मतलब क्या हुआ, आपके घर में डाइनिंग टेबल पुराना था, आपने सोचा यार बड़ा आउटडेटेड हो गया, नया वाला लाते हैं, तो पुराना हटा के नया ले आए। एक बंदे को हटा करके उसकी जगह दूसरे बंदा आ गया क्योंकि उसमें ज्यादा स्किल्स थी, तो उसने सुपरसीड कर दिया। तो इसका मतलब अरेंजमेंट तो नहीं होगा, इंफीरियरिटी नहीं होगा, जील नहीं होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। करेक्ट बात समझ आ गई सभी को, हाँ है ना। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, रिप्लेस समथिंग ओल्डर, या कुछ पुरानी बात को आप जो है उसको हटा दो। क्लियर है, यस और नो, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। तो क्या करोगे आप लोग यहां पर, राइट आंसर क्या बनेगा, डिस्प्लेस। अच्छा, जील का क्या मतलब होता है समझिएगा। जील होता है जेनिथ। जील क्या होता है, जेनिथ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, जेनिथ नहीं, जील होता है एक्साइटमेंट। जील का मतलब होता है एक्साइटमेंट। इसके अलावा आप जील के लिए और शब्द यूज कर सकते हो, जैसे कि एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, या फिर आप यूज कर सकते हो एलैक्रिटी। ठीक है, एलैक्रिटी। बात समझ आ गई सभी ने, आई होप इट इज क्लियर सभी को, यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहां पर डिस्प्लेस तो हो गया, बाकी मैंने शब्द आपको बता दिए। आगे देख लेते हैं। देखा जाए, समझिएगा। ओमिनस का मतलब क्या होता है, शायद बहुत ध्यान से समझना इसको। ओमिनस एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो आपको वरीइंग एक्सप्रेशंस गिव करे, दे, गिविंग वरीइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है ना, वरीइंग एक्सप्रेशंस। तो इसका आंसर क्या बनेगा, थ्रेटनिंग, फॉल्स, ट्रू। ट्रू तो नहीं होगा, इंस्पायरिंग बिल्कुल नहीं होगा, फॉल्स भी नहीं होगा, थ्रेटनिंग हो जाएगा, डराने वाला, धमकाने वाला। सिंपल था ये तो, है ना। कुछ चीजें मैंने आपको पहले से बताई रखी है। आगे देख लेते हैं। अब क्या करना है भाई, फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अपोजिट। अच्छा, अपोजिट करने से पहले, वोकैबुलरी करने से पहले कुछ क्वेश्चंस और करके देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस करके देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हो जाओ, बताओ आंसर। देखो क्या लिखा है, डाई हार्ड। तो डाई हार्ड, जैसे अगर आप किसी के डाई हार्ड फैन हो ना, अगर आप डाई हार्ड फैन हो तो आप ना बहुत कट्टर हो। डाई हार्ड फैन मतलब कट्टर, पक्के वाले। तो अनविलिंग टू चेंज, रेडी टू चेंज, रेडी टू चेंज तो नहीं होगा। ईगोइस्ट नहीं होगा। ईगोइस्ट होता है एक बंदा जो कंसीटेड होता है, जिसको सिर्फ अपने बारे में ज्यादा समझ में आती बात है, अपने से ज्यादा कुछ नहीं। एरोगेंट भी नहीं होगा, इसका अनविलिंग टू चेंज। तो इसके लिए आप बोल सकते हो स्टेडी। आप एक और वर्ड का यूज कर सकते हो, फर्म। बहुत सारे शब्द हैं, यूज कर सकते हैं हम, ठीक।
अच्छा एक काम करते हैं, ये भी कर ही लेते हैं, वोकैबुलरी वाले सारे के सारे शब्द। बताइए, गलिबल है, आपको बताना है एंटोनिम्स। अब आगे के सारे शब्दों के आपको क्या बताने हैं? एंटोनिम्स, राइट? बताओ क्या होना चाहिए। अच्छा मैंने टाइम नहीं ऑन किया, बताइए। देखा जाए, समझिएगा, तो गलिबल हम बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति को, वन हु बिलीव्स अदर्स इजीली, जो दूसरों पर बहुत आसानी से विश्वास कर ले, बहुत आसानी से। वन हु बिलीव्स अदर्स इजीली, अदर्स भी लिख लो। क्या आप हो ऐसे? मैं तो हूं भाई ऐसा, दूसरों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेता हूं। फिकल होगा? फिकल तो नहीं होगा, इसको बोलते हैं कैप्रिशियस, जो तुरंत ही बदल जाए। कैप्रिशियस मतलब जो सडनली चेंज हो जाए, ठीक है। स्टाइलिश, इजी या फिर इनक्रेड्यूलस, तो इसका अपोजिट बनेगा इनक्रेड्यूलस, क्योंकि गलिबल का एक सिमिलर वर्ड होता है क्रेड्यूलस। आसानी से किसी भी शब्द पे आप बात भरोसा कर लो, ठीक है ना। तो क्रेड्यूलस का अपोजिट हो जाएगा इनक्रेड्यूलस। आगे बताइए। देखा जाए, डेंस का तो मतलब आप सब लोग जानते ही हो, डेंस मतलब बहुत घना हुआ। डेंस फॉरेस्ट, घने क्षेत्र, घनावरण क्षेत्र मतलब बहुत ज्यादा, पता ही आपको। स्लिम नहीं होगा, लीन नहीं होगा। स्कैर्स का मतलब होता है, स्कैर्सिटी मतलब किसी चीज की कमी होना, कमी, क्या बोल सकते हैं इसके लिए? पॉसिटी। और मीगर, मीगर कह सकते हो, लैक कह सकते हो, तो ये तो नहीं बनने वाला। इसका राइट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, स्पार्स, ठीक है। इसका मतलब होना चाहिए डिस्पर्स्ड या फिर स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। डेंस मतलब घना, एक साथ, और इसका अपोजिट बनेगा डिस्पर्स्ड या फिर स्पार्स, घना। नेक्स्ट, बताओ आंसर। देखा जाए तो समझिएगा, टेमेरिटी का मतलब होता है एक्सेसिव, बात समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है। टेमेरिटी का मतलब होता है एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, जब आपको अपने ऊपर ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो जाए, ओवर कह लो, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। बात समझ आई? अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। इसी के लिए कौन से शब्द आप यूज कर सकते हो? आप कह सकते हो ओडेसिटी या फिर बोल्डनेस, आया ना, ये आ गया। अब देखो भाई, मर्क्यूरियल तो होता है फिकल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, फिकल, कैप्रिशियस, पल में बदल जाने वाला, ये तो नहीं बनेगा इसका राइट आंसर। या फिर वोलेटाइल भी कह सकते हो, वोलेटाइल। वोलेटाइल के अलावा हम और क्या बोल सकते हैं? अभी हमने कुछ दिन पहले एक वर्ड और डिस्कस किया था, स्पोरेडिक, इररेगुलर, राइट, तो ये तो नहीं बनेगा। ट्रेपिडेशन का क्या मतलब होता है पता है आपको? ट्रेपिडेशन हम बोलते हैं जब कोई सिचुएशन, बताइए। अच्छा, डिस्पैशनेट हम बोलते हैं कोई बंदा जब काम होता है, या फिर नॉट इंटरेस्टेड होता है। नॉट एक्टिव कह सकते हो, नॉट इन्फ्लुएंस कह सकते हो, जिसपे कोई असर ही ना पड़े किसी बात का, तो नॉट इन्फ्लुएंस्ड इजीली। तो राइट आंसर यहां पर बनेगा ट्रेपिडेशन, इसका अपोजिट होता है ट्रेपिडेशन। बात समझ आ गई? ट्रेपिडेशन का मतलब होता है एक तरीके से फियर, फियर कह सकते हो, या फिर
डर वाली से नर्वसनेस कह सकते हो, नर्वसनेस कह सकते हो। बात समझ आ गई? घबराहट कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक शब्द लिखा है क्लाइंटले, तो ये होता है कस्टमर्स और कुछ नहीं होता, बट ये दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्लाइंटले। ये कौन सी भाषा में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। बताइए क्या बनेगा, देखा जाए तो भैया शब्द है इनमिकल। इनमिकल हम बोलते हैं एक व्यक्ति को जो होता है हॉस्टाइल, या जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, आपको हार्म पहुंचा दे, टेंडिंग टू कॉज हार्म। हाँ ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचाने में लगा रहे। बात समझ आई? स्पार्स अभी हमने देखा स्कैटर्ड होता है, ये तो मतलब नहीं बनेगा इसका। डिस्पर्स, स्कैटर्ड। वेनरेट का मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट, इज्जत देना, वेनरेट करना, डीप रिस्पेक्ट, ठीक है ना, किसी चीज के लिए। आया ना? रेवियर भी तो कहते हैं, एक वर्ड हमने बताया था, पढ़ा रखा, रेवियर। अच्छा, इनेट का मतलब होता है कोई चीज इनग्रेन्ड, जो आपके अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक भरी हुई है, घुसी हुई है, या फिर जेनेटिक भी कहते हैं कई बार। कोई चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, स्किल्स बहुत अच्छे से, बहुत डीप रूटेड, डीप रूटेड, ये हो गया। तो यहां पर राइट आंसर बनेगा हॉस्टाइल का अपोजिट बनेगा हार्मोनियस। हार्मोनियस मतलब शांति प्रिय, राइट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको? फ्रेंडली, एमिएबल और एमिकेबल कह सकते हो, ठीक है। इनग्रेन्ड कह सकते हो, यहां पर इन बॉन्ड भी कह सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। तो इस सारे के सारे शब्द आपको पता होना जरूरी है। अपोजिट पूछा था, अपोजिट का हमने आंसर दे दिया है। बताओ नेक्स्ट। देखा जाए किस बारे में बात हो रही है। चलो, यहां लिखा है कमोशन, तो कमोशन हम बोलते हैं वैसे केओस के लिए। केओस, केओस का मतलब आप कह सकते हो डिस्टर्बेंस पब्लिक में। कमोशन, डिस्टर्बेंस, केओस, या फिर बहुत सारे शब्द मैंने आपको पढ़ा रखे हैं इससे रिलेटेड। कोई बताएगा मुझे कुछ? नॉइजी कंफ्यूजन कहते हैं इसको, राइट, नॉइजी कंफ्यूजन। इसी के लिए हम एक और शब्द का यूज करते हैं, बेड लैम, राइट। ये शब्द क्या है? बेड लैम, ठीक है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कुछ ब्रॉडकास्ट करना, तो ये तो नहीं बनेगा। ब्रॉडकास्ट करना ये तो नहीं बनेगा। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांत, सरीन, काम, ये हो सकता है शांति प्रिय। पीस, सेरेनिटी, पीस कह सकते हो, सेरेनिटी कह सकते हो, राइट। तो ये शब्द हो सकते हैं क्या? ट्रांसपेरेंसी तो नहीं बनेगा यहां पर कमोशन का। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, कंप्लीट चेंज, ये भी नहीं बनने वाला। तो राइट आंसर यहां पर ट्रैंक्विलिटी होगा, बाकी के सब शब्द नहीं बनेंगे। करेक्ट, हाँ या ना? राइट, यस और नो? हो गए सब। चलो थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस करके देखें। एक्टिव पैसिव वॉइस करके देखें या डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके देखें, बताओ जल्दी से। ऐसा करते हैं, नरेशन करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लॉजिक आपको पता ही है, आपको सिर्फ दो ही चीजें देखनी है, वर्ब और वर्ब का टेंस पकड़ना है। कुछ और शब्द हैं, मैंने आपको कीवर्ड्स बता रखे थे। तरीका मेरा होगा, आंसर आप दोगे। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। 15 सेकंड्स का टाइम मिलेगा आपको, 15 सेकंड्स का। शुरू हो जाइए, 15 सेकंड्स। हो गए 15 सेकंड्स। क्या लिखा है? विल से, आई विल ऑलवेज नो वेयर टू फाइंड हिम। विल से अगर लिखा है तो आप बाकी चेंजेस नहीं करते, ठीक है। ही विल ऑलवेज, ही वुड ऑलवेज, ही वुड ऑलवेज, ही वुड ऑलवेज नो। तो वेयर टू फाइंड हिम, तो फाइंड हिम तो सेम रहेगा। अब बताओ, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा चेंजेस करने नहीं पड़ते, हाँ या ना?
यस और नो? एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ये वाली वर्ब पास्ट में हो तभी आगे के चेंजेस होंगे, अगर ये फ्यूचर में या प्रेजेंट में तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। विल से लिखा हुआ है तो फिर यहां पर आपको अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना है, विल का विल ही रहेगा, वुड नहीं होगा। वुड नहीं होगा तो तीनों ऑप्शन हट गए, बस यही बचेगा। राइट, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है ना? तो एक बात ध्यान रखना, जब भी यहां पर पास्ट में हो, सेड लिखा होगा तभी अंदर चेंजेस होंगे। अगर सेज होता या विल से है तो अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, यानी विल का वुड नहीं बनेगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये, नोट रखिएगा। अगला बताइए क्या लिखा है? सेड। सेड लिखा है तो बेद रेगुलरली। अब यहां पर बेद रेगुलरली लिखा है, सेड लिखा है। अब बेद है, प्रेजेंट टेंस V1 है, V1 का एक कदम पीछे जाओगे तो फिर V2 होना चाहिए, यानी हैड नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा। टू का बेद, टू का बात नहीं होगा, ही बेद्ड हो जाएगा, बात खत्म हो गई, सिंपल सा है। अच्छा, मैं यहां पर आपको लगातार पढ़ा रहा हूं, आप क्या काम करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 10-15 मिनट के लिए पॉज कर देना, वीडियो को रोक देना, फिर सॉल्व करना, फिर करना, ठीक है? मैं आपको बताता हूं कि कितनी तेजी में काम होना चाहिए। क्या लिखा है? सेड दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। सेड लिखा है तो इसका वॉज होना चाहिए, इसका इज नहीं होगा, 3 जगह पर इस था, बात ही खत्म हो गई, ये बना राइट आंसर। इतनी तेजी से आपको पेपर में आंसर्स देने पड़ेंगे, बात समझ आ रही है? हाँ ना, इतनी ही तेजी से आपको चलना पड़ेगा। और देखो, सेज नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा। अच्छा, एक और बात है, एक और बात है, ये एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रूथ है, मेरी बात सुनना, ये एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रूथ है। राइट, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फिर आप चेंजेस नहीं करोगे, तो फिर यहां पर वॉज मत करो, बेटर आंसर ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा। सेड तो सेड ही रहेगा, सेज और टोल्ड तो कर नहीं सकते, करेक्ट? हाँ है ना? बात समझ आ रही है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? नंदिता सेड कैन यू लिखा है तो कुड हो जाएगा, कुड यहां पर है, कुड यहां पर है, कुड यहां पर है, कुड यहां पर है। इफ ही कुड, इफ कुड ही नहीं होगा, वेदर या इफ लगेगा तो बाद में पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। इफ ही कुड सॉल्व दैट, दिस का दिस नहीं रहता, दैट हो जाता है, तो बना चौथा वाला राइट आंसर। आपको इतनी तेजी से चलना पड़ेगा अगर क्वेश्चन सॉल्व करने तो, ठीक है? वीडियो पॉज जरूर कर लेना, सॉल्व करना, फिर आगे बढ़ना। हेडमैन सेड द विलेजर्स लेट अस, अगर लेट अस लिखा है किसको बोला? विलेजर्स के बारे में, तो अस बनेगा इसके हिसाब से, लेट, मेक की जगह पर मेड आ जाएगा, तो टू मेक अ पॉन्ड। अच्छा, लेट अस लिखा है तो सजेस्टेड हो सकता है, सजेस्टेड हो सकता है, प्रपोज्ड नहीं होगा, ठीक है? ऑर्डर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि हेडमैन, अच्छा हेडमैन है भाई, हेडमैन है, तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। बताओ क्या बनेगा? आंसर देने से पहले क्वेश्चंस को कर जरूर लेना सॉल्व, ठीक है? एक सेकंड रुकिएगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए? नॉट वेट फॉर द आर सेल्व्स एंड नॉट वेट फॉर द गवर्नमेंट्स हेल्प, ठीक है? गवर्नमेंट्स हेल्प तो ठीक रहेगा, नॉट टू वेट, नॉट टू वेट ठीक है, एंड टू वेट गलत हो गया, एंड नॉट टू वेट फॉर गवर्नमेंट्स हेल्प, ठीक है? हेडमैन ऑर्डर्ड, यहां पर क्या ऑर्डर वाली सिचुएशन है, लेट लिखा है तो लेट में ऑर्डर नहीं आता भाई, ठीक है? सजेस्टेड होगा। अब या तो पहला वाला हो सकता है, सजेस्टेड टू द विलेजेस, सजेस्टेड द, तो सजेस्टेड टू होगा या नहीं होगा ये बताओ? तो सजेस्टेड के साथ टू नहीं आता, सेकंड वाला राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू एक्सप्लेन दिस, दिस का होना चाहिए दैट, कहां लिखा है दिस? दिस, दिस नहीं होगा, दैट होगा, दिस का दिस नहीं होगा, दैट होगा, तो या तो सेकंड वाला या तो फोर्थ वाला। आस्क्ड है, आस्क्ड है, राइट? वेदर ही कैन, और एक ही स्टूडेंट है, वेदर ही कुड, तो कैन का कुड तो हो ही जाना है, डी बनेगा राइट आंसर, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये सेशंस का मेन मकसद क्या है, कि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, आपको वो अप्रोच पता चलती रहे, जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस को पेपर में उसी तरह से सॉल्व कर सको जिस तरह से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। 3 सेशंस की क्लास होगी, एक हो चुका है आज, दूसरा है, थर्ड एक और सेशन होगा, ठीक है? तो सारे पॉइंट्स नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें। कुछ कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? आज के लिए अभी इतना ही। दिवाली की ऑलरेडी दिवाली की चीजें चल रही हैं, फेस्टिव सीजन चल रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।